कैसे आप सभी लोग? देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा प्रैक्टिस सेट है ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 अच्छा प्रैक्टिस सेट है ये भी। कुल मिला के सभी प्रैक्टिस सेट इसके अच्छे हैं रीजनिंग के। इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का 34वां क्वेश्चन है। इस 34वें क्वेश्चन पर बहुत से बच्चों के ऑब्जेक्शन थे, उनके कुछ क्वेश्चन भी थे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा? कि ठीक है, कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ भी हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, मैंने कैसे बताया था और मैं क्या बता रहा हूँ और मैं क्या बताऊँगा दोबारा से, ठीक है? मैंने ये बताया था कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने ऐसे हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं। ठीक है, इसमें जो शर्त हमें सिर्फ़ शर्त को फ़ॉलो करना होता है, ठीक है? इसमें हमें शर्त को इसमें शर्त दे दी है, इसमें शर्त यहाँ पर ये बना दी है कि ऐसे कितने ऐसे हैं जो के ठीक पहले, यानी इसकी जो शर्त बनेगी, वो शर्त ये बनेगी के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हों। हमें ये जो बना है ना एस के, ये देखना होता है ये कितनी बार होगा। अब हमें ये देखना, ये शर्त बनी है यहाँ पर, यानी कि एस जो है के बाद में भी हो और पहले भी ऐसे होने चाहिए। इसमें ठीक बोला है, ठीक है, यहाँ पर ठीक पहले और ठीक बाद में ये चीज़ यहाँ पर ये शर्त बना दी गई है इस चीज़ की। तो मैंने बताया था कि इसमें जो एस होंगे ऐसे, तो एक तो ये बनेगा ये वाला यहाँ पर, ठीक है? एक बन गया, दूसरा बनेगा ये वाला यहाँ पर, ठीक है, ये बन गया और एक तीसरा इसी में बनेगा, तीसरा ये बन रहा है यहाँ पर ये, ठीक है? तीसरा ये बन गया, तो इसमें जो आंसर था मेरा वो सी था और मैं आज भी बता रहा हूँ कि इसका आंसर सी ही है। इसका आंसर सी ही होगा और बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं पता? मैक्सिमम बच्चे किस चीज़ को जोड़ रहे हैं? मैक्सिमम बच्चे इस वाले एस को भी जोड़ रहे हैं, इस वाले को। इसमें बोल दिया ना पहले, ये यही तो इसमें रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में यही यही चीज़ आईक्यू देखा जाता है बच्चे का रीजनिंग के अंदर। इसमें क्या था, अब देखो, अब बच्चे इसमें अगर तुम इस एस को भी जोड़ोगे तो फिर ये वाला एस भी जोड़ना चाहिए फिर तो आपको, क्योंकि इसके बाद आर है। अगर इससे पहले अगर के नहीं ले रहे तो फिर बात का भी कोई मतलब नहीं, लेकिन पहले तो के आ रहा है ना इसके। इसी तरह इस एस के पहले भी के आ रहा है, ठीक है? इस एस के पहले भी के आ रहा है, तो इस तरह से तो 5 हो गए ये। इस तरह से 5 या 6 और है, बल्कि 6 और होंगे, तो इस तरह से मेरा आंसर फिर ए होना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस वजह से आंसर जो होगा इसका, वो इसका आंसर सी होगा, केवल 3 इसका आंसर होगा। और टेक्स्ट बुक में भी देखा था मैंने, कभी टेक्स्ट बुक में देखा तो टेक्स्ट बुक में भी इसी का आंसर 3 दे रखा था। आप बुक को देख करके बता रहे हो कि बुक में 4 दे रखा है, ठीक है? बुक में ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है बुक में, तो ये बुक में 4 नहीं होगा, ठीक है? बाकी आप इस बार इसके बारे में एक बार फिर से सोच सकते हैं कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए। मुझे जो है, मुझे केवल ये वाली शर्त फ़ॉलो करनी है। इस वाली शर्त मैं देखता हूँ तो मेरे पास केवल 3 ही ऐसे बन रहे हैं। केवल ये 3 शर्त मेरी पूरी हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा उसमें और कुछ ऐसा नहीं बन रहा। इस एस को मैं काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि इसके पहले भी तो मुझे के चाहिए। इसमें बोला है ना के ठीक पहले और के ठीक बाद, तो के ठीक बाद, इसके बाद, यानी कि इससे पहले भी तो के चाहिए ना मुझे। तो इस वज़ह से ये आंसर नहीं होगा 4, ठीक है? बाकी आप निर्णय ले सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नहीं, इस सेट का, अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है? जो क्वेश्चन गलत होता है या मैं जल्दबाजी में गलत कर देता हूँ, उसको मैं बता देता हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन गलत हुआ है जल्दबाजी में मेरे से। वो ऐसा नहीं है, गलती हो जाती है, मेरे से भी गलती होती है कुछ कई-कई जगह, तो मैं बता देता हूँ उसको। लेकिन इस क्वेश्चन पर मैं आज अब भी स्थिर हूँ कि ये इसका आंसर 3 ही होगा इसका, ठीक है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम के व्यवस्थापन को दर्शाता है। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें आयत, नवभुज, पंचभुज, षटभुज जिस तरह से पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे ये भुजाओं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? यानी कि 3 भुज, 6 भुज, 5 भुज, 6 ऐसे इस तरह से। तो इसका मतलब लास्ट में 3 आना चाहिए, नवभुज लास्ट में होना चाहिए, तो लास्ट में 3 आना चाहिए, या तो ये होगा, ये 2 तो गलत हो जाएँगे मेरे, ठीक? इसके बाद फिर 9 भुज से पहले मेरे पास षटभुज होना चाहिए, तो 2 पहले आना चाहिए, तो इसका मतलब आंसर मेरा ये ठीक हो जाएगा, ठीक है? आंसर मेरा ठीक हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से लग जाएगा ये, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहला आएगा इसमें आयत में 4 भुजाएँ होंगी और इसमें 3, तो त्रिभुज मेरा सबसे पहला आएगा। 4 मेरा सबसे पहला आएगा, उसके बाद फिर आयत आएगा और उसके बाद फिर से मेरा आयत के बाद पंचभुज आएगा, यानी कि 5 आ जाएगा उसके बाद फिर। तो इस तरह से 2-3 ये लग जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्स वाई जेड की औसत दैनिक मजदूरी कितनी है? तो इसमें 2 कथन दिए हुए हैं ये, और बताना है कि ये कथन में से पहला जो है अकेला पर्याप्त है या दूसरा अकेला पर्याप्त है या दोनों मिलकर के पर्याप्त है, ये इसमें बताना है। तो पहला मेरा कथन अगर मैं देखता हूँ तो ये बोल रहा है कि वाई का वेतन एक्स प्लस जेड का आधा है। एक्स प्लस जेड का आधा है, यानी कि एक्स प्लस जेड का अगर मैं मान लेता हूँ 100 मानूँ, तो मुझे
एग्जैक्ट वैल्यू के लिए तो मैं 100 नहीं मान सकता, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हो नहीं सकती। 100 मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ, तो मुझे केवल मेरा माना हुआ यहाँ पर मान आएगा। अगर मैं मानता हूँ कि मेरी इसकी जो है एक्स और वाई जेड का 100 है, तो इसका 50 हो जाएगा। तो इसका जो एक्स वाई जेड का औसत दैनिक मजदूरी आएगी, तो वो 50 आ जाएगी, यानी कि ये एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि 50 एक्स होती है। या मैं कह सकता हूँ, जब हम 100 मानते हैं तो हम ये 100 एक्स मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। रियलिटी तो यही होती है कि हम इसको 100 मानते हैं, लेकिन ये रियलिटी में 100 एक्स होता है। यहाँ पर एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर ये एच आर संख्या होनी चाहिए। इसलिए ये पहला कथन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, कि इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। इससे हमारा जो है डाटा से आंसर नहीं निकल पाएगा। कथन 2 देखते हैं। कथन 2 में बोला है कि एक्स और वाई मिलकर जेड की तुलना में रुपए 40 अधिक कमाते हैं। जेड का दे रखा है यहाँ पर 500। जेड को अगर 500 दिया हुआ है, जेड को अगर 500 मिल रहे हैं, यानी कि जेड अगर 500 कमा रहा है, तो एक्स और वाई मिलकर कितने कमा रहे होंगे? 40 रुपए अधिक कमा रहे हैं इससे, यानी कि 540 कमा रहे होंगे ये। ठीक है, तो 540, तो यहाँ से हम इनकी भी निकाल सकते हैं। एक्स वाई और जेड की औसत दैनिक मजदूरी निकाल सकते हैं यहाँ पर। ये 1040 आ जाएगा। 1040 से मैं 3 से भाग कर दूंगा, तो मेरी यहाँ पर तो एग्जैक्ट निकल आएगा कि इनकी दैनिक मजदूरी क्या है। तो इसका मतलब कथन जो है वो सही हो जाएगा। कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा केवल 2। डाटा जो है केवल केवल कथन 2 डाटा का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका आंसर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, इवांशु का जन्मदिन किसी तारीख को है? तो इसमें भी इसी तरह से बताना है, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से बताना है। 2 कथन दिए हुए हैं इसमें कि इवांशु का जन्मदिन किसी देश की गणतंत्र दिवस पर है। तो भाई पहला तो कथन मुझे नहीं पता कि किस देश के बारे में बात की गई है। तो गणतंत्र दिवस किसी देश का किस दिन पड़ेगा? सबका ऐसा तो है नहीं कि एक ही तारीख को पड़ता है सबका, ठीक है। भारत का 26 जनवरी को पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से तो मुझे नहीं पता लग रहा। अब मैं अगर आगे बढ़ता हूँ कथन 2 पर, तो इसमें दे रखा कि देश का राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि जिस देश की इसमें बात की गई है, इस वाले देश की, तो उसका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है, और जिसके केंद्र में अशोक चक्र है। यहाँ पे मुझे पता लग गया कि भारत की बात की जा रही है यार। इसका मतलब अगर भारत की बात की जाए तो 26 जनवरी को उसका जन्म हुआ होगा। 26 जनवरी को उसका जन्म हुआ होगा, तो इसका मतलब ये वह कथन 1 और कथन 2 दोनों मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कि कथन 1 नहीं, इसमें तो नहीं दे रखा है ना कथन, इसमें आ जाएगा मेरा कथन 1 और कथन 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। समझिए होंगे बात को। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में दिए गए अक्षरों के उस सही संयोजन का चयन करना है जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दिया हुआ है इसमें। इसको हम कैसे करते हैं? इसको करने का ये तरीका होता है कि WSVR दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ये निशान यहाँ पर जगह छोड़ दूंगा, यहाँ पर मैं ये इसके लिए जगह छोड़ दूंगा, और फिर मैं यहाँ पर रखूंगा WSV और R ये रखूंगा यहाँ पर। इसका WS का इसका 23 हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा, इसका 22 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ कितना कम हो रहा, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से माइनस का 4 कम हो रहा है, ठीक है। -4 हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है, और यहाँ पर भी माइनस का 4 हो रहा है। तो इसका मतलब इसके आगे जो हुआ होगा प्लस का 3 हुआ होगा, और इससे पहले भी प्लस का 3 हुआ होगा। ये बात आप समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर अगर प्लस का 3 हुआ होगा तो यहाँ पर 20 होना चाहिए, और अगर यहाँ पर 21 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने जो 4 लिए हैं ये यहाँ तक लिए हैं, एक इसके बाद के इसके पहले के। तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर तो टी होना चाहिए, और यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर यू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टी, यानी कि यहाँ पर मैं टी रख दूँ और यहाँ पर यू रख दूँगा मैं, ठीक है। तो इस तरह का केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक हो जाएगा। अगर इस तरह के और ऑप्शन होते, जैसे टीवी है यहाँ पर, इसकी जगह यहाँ पर यू होता, तो और आगे करके देख लेता मैं इसको, क्यू टीपीएस को रख करके और आगे करके देख लेता। तो इस तरह से ये इसमें क्रम बनना है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। डी को यहाँ पर रख देंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि शब्द शॉर्टन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्ण के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो इसको हमें रखना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा वर्ण क्रम में। यानी कि यहाँ पर शॉर्टन लिखा हुआ है, ये शॉर्टन लिख देंगे पहले, SHORTEN, यहाँ पर शॉर्टन लिखा हुआ। अब इन अक्षरों को हमें जिस तरह से ABCD लिखी जाती है क्रम के अनुसार सजाना है इसको। तो सबसे पहले मेरा E आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पर H आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरा NO यानी कि N आना चाहिए यहाँ पर मेरा। उसके बाद मेरा फिर यहाँ पर ओ आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद R आना चाहिए,
फिर एस और टी बचा यहाँ पर, ठीक है। ये लग गए यहाँ पर ई, एच, एन, ओ, आर, एस, टी, ये क्रम में लग जाएँगे। इसके बाद मुझे बताना है कि कितने अक्षरों की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रही है। एक तो इसमें एच मिल जाएगा मुझे, दूसरा ऐसा कोई मिल रहा है क्या? ये कट गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा केवल एक ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, यानी कि 1। अगला क्वेश्चन इसी में ही दे रखा है यहाँ पर ही। अगला क्वेश्चन इसी में यहीं पे ही है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, विषम शब्द का चयन करना है। तो इसमें तो कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान है ये तो। बीजिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है। युआन उसकी मुद्रा है, लेकिन आधिकारिक मुद्रा जो है वो रेनमिन है, ठीक है। यूरो यूरो जो है ये लगभग ज ये यूरोपियन देश हैं, उनके देशों की मुद्राएँ हैं, और यहाँ पर येन जापान की मुद्रा है, ठीक है। तो इसका आंसर बीजिंग ठीक हो जाएगा। बीजिंग यहाँ पर जो है ये अलग है इनमें, क्योंकि ये सभी सभी किसी देश की मुद्राएँ हैं और ये राजधानी है। अगला, निम्नलिखित में से 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं और इस तरह से ये दिए गए हैं यहाँ पर ये, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार यहाँ पर अगर देख भी लिया तो हमें सिर्फ़ यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि यहाँ असंगत का चयन करना हमें, ठीक है। असंगत का चयन करना तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 24 लिखूँगा और फिर 13 लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 19 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बी में जाता हूँ तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा और ये यहाँ पर 23 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखता हूँ तो 5 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा और यहाँ पर ये 26 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखता हूँ तो 15, 23, 21 और 3 इस तरह से रखने पड़ते हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ कम हो रहा है क्या, या यहाँ पर बढ़ रहा है क्या कुछ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 24 से 13, ये m का मान 13 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर x m, यहाँ से तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इस वाले में देख सकता हूँ, ठीक है। इस वाले में यहाँ पर तो 24 से यहाँ पर मुझे साफ-साफ दिखाई दे रहा कि इसमें से जो है मेरा ये 2 और 4, यानी कि यहाँ पर जो मेरा जुड़ रहा होगा, तो यहाँ पर मेरा प्लस का 6 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसमें अगर मैं 24 में को प्लस 6 जोड़ देता हूँ तो 4 आएगा, क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पर जुड़ेंगे तो 26 हो जाएगा और 4 बन कर के ये हो जाएगा, यानी कि प्लस 6 जुड़ रहा, ठीक है। और अगर इसमें देखता हूँ तो इसमें भी मेरा 6 जुड़ रहा है यहाँ पर, तो मेरा मुझे यहाँ से पता लग रहा थोड़ा-सा, ठीक है। इनमें तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनके अक्षरों में संबंध है यहाँ पर। इसी तरह से इसमें भी 6 जुड़ रहा है और इसमें भी 6 जुड़ना चाहिए फिर। इसमें भी 6 जुड़ना चाहिए, तो 6 नहीं जुड़ रहा है इसमें। इसमें 6 नहीं जुड़ रहा है, इसमें जो जुड़ रहा है यहाँ पर 7 जुड़ रहा है। इसमें 6 जुड़ रहा है, इसमें भी 6 जुड़ रहा है, इसमें 6 जुड़ रहा है और इसमें भी 6 जुड़ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ये बी ठीक हो जाएगा कि इसमें जो है यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि इसकी जगह जो है ना यहाँ से पी से और 23 आने के लिए यहाँ पर केवल यहाँ पर वी होना चाहिए था। वी, डब्ल्यू की जगह वी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर मेरा इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? ये समीकरण दिए हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर किन 2 संख्याओं को बदला जाना चाहिए? तो इसमें हम सबसे पहले हमें भाग को पकड़ना पड़ता है, जो भाग का निशान होता है ना, उसको पकड़ना पड़ता है सबसे पहले। इसमें अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर देखो इसमें किसको 21 को और 28 को अगर मैं बदलता हूँ यहाँ पर, तो 21 यहाँ पर है, 21 यहाँ पर और 28 यहाँ पर है। अगर 28 को मैं 21 की जगह लाऊँगा तो 3 से नहीं कटेगा, अब तो पॉइंट में आएगा और यहाँ पर मुझे जो है वो इस तरह से चाहिए, पूर्ण संख्या चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब इसको तो मैं रखूँगा नहीं पहले, ठीक है। पहले इसको नहीं रख के देखूँगा कि पहले मैं 21 को रख कर के देख लूँ, फिर इस तरह से समय खराब होगा। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 7 और 3, यानी कि अगर मैं 3 की जगह 7 रख के देखता हूँ, तो यहाँ पर ये कट रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो सकता है, तो इसको रख के देख लूँगा मैं यहाँ पर। ये 17 आ जाएगा, 17 की जगह मुझे 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 है ना, तो 7 की जगह 3 रखना पड़ेगा और 3 की जगह 7 रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 3 रख लिया इसकी जगह, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस में 21, और 21 की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 21 भाग 3, 3 की जगह मुझे 7 रखना पड़ेगा, 1/7 रख दूँगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद गुणा 5 आ जाएगा और माइनस का 28 आ जाएगा और प्लस का 34 आ जाएगा। ये टोटल मेरे पास 72 होना चाहिए। अगर 72 होगा तो मेरा आंसर ठीक होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 ते 51 आ जाएगा, ये 17 ते 51 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस का ये आ जाएगा 7 के 21 और 3 पंजे 15 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 28 प्लस का 34, ठीक है। और बराबर 72 होना चाहिए। 3 पंजे 15 आ जाएगा यहाँ पर, 15 और 51 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 66, 66 माइनस का 28 प्लस 34 कितना होगा, ये यहाँ से आ जाएगा। 16 में से 8 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा ये 38, 38 और प्लस 34 कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2, 3 3 6 और 1 7, यानी कि 72, और 72 ही चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है कि ये आपस में चेंज किए जाने चाहिए। तो देखो यहाँ पर मेरा थोड़ा-सा समय बच गया। अगर मैं यहाँ पे 21 28 को रख के देखता तो मैं यहाँ आकर के मुझे काटना पड़ता पहले ही।
पहले ये चीज़ को देख लो करने से पहले। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग-अलग दिन होती है। ठीक है? तो इसको मैंने बताया है कि इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले यहाँ पर ये कब कहाँ से शुरू हो रही है? सोमवार से। स यानी कि मंडे से शुरू हो रही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है? यहाँ पर ये सब रख लेंगे हम यहाँ पर, सातों दिन यहाँ पर आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा शनिवार को है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक और रख कर के देख लूँगा यहाँ पर, क्योंकि रखने में मुझे कोई दिक्कत है नहीं, हो सकता है मुझे कहीं बीच में कन्फ्यूजन पड़ जाए और वहाँ मैं अटक जाऊँ, ठीक है? तो इस वजह से मुझे ऐसा करना होता है कि मैं पहले ही 2 रख लेता हूँ, मुझे रुकना नहीं है कहीं भी। तो यहाँ पर क्यू की परीक्षा शनिवार को होती है, तो शनिवार यहाँ पर है, तो क्यू यहाँ रख दूँगा, तो क्यू यहाँ पर भी रखूँगा मैं, ठीक है? शनिवार पर। और इसके बाद एस और क्यू की परीक्षाओं के बीच में केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। एस और क्यू के बीच में केवल 2 की परीक्षा होती है, तो इस क्यू के बाद एस तो आएगा नहीं, क्योंकि एस इधर होना चाहिए यहाँ पर, तभी उसके बीच में 2 व्यक्ति होंगे एस और क्यू के बीच में, ठीक? और आर की परीक्षा एस की परीक्षा से पहले है। ठीक है भाई? अब यहाँ पर बोला है कि आर की परीक्षा एस की परीक्षा से पहले है। यानी कि इस एस से पहले है आर की परीक्षा, यानी कि अब मुझे यहाँ पर देखना है कि आर इन दोनों में से किसी एक जगह पर है। तो क्या करूँगा मैं, मुझे रुकना नहीं है, तो मुझे एक आर यहाँ बैठा दूँगा, एक आर यहाँ बैठा दूँगा मैं, ठीक है? इससे पहले होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, लेकिन पी की परीक्षा के बाद है। पी की परीक्षा के बाद है, तो पी यहाँ होना चाहिए। पी यहाँ होना चाहिए, तो इसका मतलब अब आगे मेरा ये सही हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? ये तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। आगे मैं देखता हूँ यहाँ पर पी की परीक्षा के बाद है, यू की परीक्षा टी की परीक्षा के ठीक बाद है, ठीक है? ठीक बाद है टी की परीक्षा के। यू की परीक्षा टी की परीक्षा के ठीक बाद है, एक बचा मेरे पास, कौन बचा? वी बचा मेरे पास केवल ये, ठीक है? वी बचा। तो इस तरह से इसको बैठा लेंगे, तो इसका मतलब मेरा पहला वाला तो अब गलत हो जाएगा, इसकी मुझे ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 बैठाए लगाए थे ये, अब मुझे कहीं बिना रुके मैं इसको तुरंत बैठा सकता हूँ। यहाँ पर ये आ जाएगा, इस तरह से लगा देंगे इसको। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, तो सवाल में पूछा है कि वी की परीक्षा निम्नलिखित में से किस दिन है? तो भाई किस दिन है? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, रविवार को। ठीक है? रविवार को वी की परीक्षा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। यानी कि ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जिसको छोड़ कर के वो सभी कार्य कर सकता है? कुल मिलाकर ये इसमें बात देखनी है हमें। पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क में गाड़ी खड़ी करना, पार्क करना या गाड़ी खड़ी करना, यानी कि गाड़ी क्या है? उसकी एम्बुलेंस है, तो ये कर सकता है वो, ठीक है? वो इस काम को कर सकता है, ये उसके लिए छूट होती है एम्बुलेंस चालक के लिए। एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप साइन पर आगे बढ़ सकता है, ये बढ़ सकता है वो। मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना। तो भाई अगर यहाँ पर मानव जीवन बच रहा है और मानव जीवन को खतरे में डाले बिना अगर गति सीमा से अधिक अधिक गति पर गाड़ी चला रहा है, अगर मान लें 40 की स्पीड जो है वहाँ पर कंपल्सरी है और वो चलाना चाह रहा है 60-65 की, तो वो चला सकता है मानव जीवन को खतरे में डाले बिना। तो इसका ऑप्शन में सी भी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो इसको पढ़ते हैं, जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइव करना। ठीक है? तो इसको अगर यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है, अगर वो ऑफ ड्यूटी है, अगर वो ऑफ ड्यूटी है तो आपातकालीन रोशनी की और सायरन की तो आवश्यकता कोई है ही नहीं, ठीक है? तो ये इसका आंसर होगा कि इसको छोड़ कर के सभी करने के लिए अधिकृत है, इस काम कार्य को नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि उस वेन आरेख का चयन करना है जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, और यानी कि इसमें से संबंध बताना है, चित्रकार, पुरुष, महिलाएँ, ठीक है? तो इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर सभी का आपस में संबंध और पुरुष महिलाएँ नहीं हो सकती हैं, ठीक है? तो ये तो हो नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर इसका अगर देखते हैं, यहाँ पर ये चित्रकार अलग बन रहा है यहाँ पर, यानी कि महिलाएँ, अगर मैं इस महिलाओं को अलग कर दूँ, इसको चित्र को ना, तो महिलाएँ भी तो चित्रकार हो सकती हैं, तो ये भी नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखता हूँ, अगर मैं इसको चित्रकार ले लूँ तो ये महिलाएँ हैं और ये पुरुष है, तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ जो है पुरुष चित्रकार हो सकते हैं और कुछ महिलाएँ भी चित्रकार हो सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर ये मेरा सही होना चाहिए और ये भी मेरा गलत हो जाएगा, तो सी आंसर मेरा इसका ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ये सबसे अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा सी, सबसे आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर, सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 71% भारतीय दूध पसंद करते हैं और 80% चाय पसंद करते हैं, प्रत्येक भारतीय को दूध या चाय पसंद है, कितने व्यक्तियों को दोनों पसंद है? तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि टोटल भारतीय हैं वो 100 लोग हैं, ठीक है?
ये मान रहा हूँ, हालाँकि जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन ये मैंने मान ली कि टोटल 100 हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दूध पसंद कर रहे हैं और कुछ चाय पसंद कर रहे हैं। ये मिल्क पसंद करने वाले हैं और ये यहाँ पर क्या है, चाय, यहाँ पर टी पसंद करने वाले हैं, ठीक है? इसमें से 71 लोग जो हैं, वो दूध पसंद कर रहे हैं और 80 लोग जो हैं 100 में से वो चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक भारतीय दूध या चाय पसंद है, तो कितने व्यक्तियों को दोनों पसंद है? यहाँ पर मुझे इसका मान देखना है कि कितने लोगों को पसंद है, तो इसको मैं जोड़ूँगा, 100 में से घटाऊँगा तो ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर। 71 और 80 कितना होगा यहाँ पर, 151 आ जाएगा। 151 में 151 में से अगर मैं 100 को घटाऊँगा तो यहाँ पर ये 51 आएगा। तो 51 लोगों को जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ पसंद है इनमें। तो कितने व्यक्तियों को दोनों पसंद है, तो 51 मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? और मुझे कुछ यहाँ पर करने की आवश्यकता वैसे है नहीं। ऑप्शन नंबर वैसे मेरे ए ठीक हो जाएगा। अगर और कुछ करना पड़ता तो मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर 20 रखना पड़ता, 20 और 51 71 हो रहा है, यहाँ पर मुझे 29 रखना पड़ता। सवाल में ये भी पूछा जा सकता था कि केवल चाय कितने लोग पसंद करते हैं, 29, केवल दूध कितने लोग पसंद करते हैं, 20, ठीक है? और इस तरह से हम आंसर दे देते। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 51%। अगला क्वेश्चन ये है, यदि प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंक की, इस तरह का क्वेश्चन है ये। ये यहाँ पर बाएँ से दाएँ तक ये संख्याएँ लिखी हुई हैं और सब बताना है कि सभी क्रियाएँ बाएँ से दाएँ की जानी हैं। यदि सभी संख्याओं का, अब यहाँ पर देखना है, यदि सभी संख्याओं के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो यहाँ पर सभी संख्याओं को, अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मुझे क्या करना होगा इस वाले सवाल में, मुझे सबको नहीं करना है अपरिवर्तित, मतलब सबको नहीं लगाना। मुझे केवल ये देखना है कि अवरोही क्रम में ऑलरेडी कितनी संख्याएँ रखी हुई हैं यहाँ पर। क्योंकि जो ऑलरेडी यहाँ पर संख्याएँ अवरोही क्रम में रखी हुई हैं, उन्हीं का ही स्थान अपरिवर्तित रहेगा, बाकी सबका स्थान अपरिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार अगर सवाल में अवरोही क्रम का पूछ लेता है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मुझे वो संख्याएँ देखनी है इसमें जो ऑलरेडी पहले से ही अवरोही क्रम में रखी हुई हैं, तो उन्हीं का स्थान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है? तो इसमें मुझे सिर्फ वह देखना होगा कि यहाँ पर अवरोही क्रम में पहले से ही कौन रखी हुई है। 6 4 3 ये रखी हुई है एक तो, ये नहीं रखी हुई है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 8 7 2 एक ये है यहाँ पर, ये यानी कि 2 संख्याएँ ऐसी हैं जो पहले से ही अवरोही क्रम में है। तो इसका मतलब इनका स्थान अपरिवर्तित ही रहेगा बाद में भी। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? बाकी आप लगा करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित संख्या एवं प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें, उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जाएगी, यानी कि इधर से इधर की तरफ गिनती की जाएगी यहाँ पर। पूछा गया है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं? यानी कि इसमें प्रतीक बताने के ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है, ठीक है? तो यहाँ पर भी एक वही शर्त बन रही है जैसे पहला सवाल मैंने भी बताया था, तो इसमें भी ऐसा बनना है, यानी कि यहाँ पर एक चिन्ह होना चाहिए, एक साइन होना चाहिए यहाँ पर पहले, और जिनके ठीक पहले एक संख्या है, यहाँ पर एक संख्या होनी चाहिए और फिर बाद में भी एक संख्या, यानी कि एक साइन होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। तो ये इसका शर्त बन रही है, इस तरह का मुझे देखना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर कौन से बनने हैं? यानी कि जिनके पहले एक संख्या हो और बाद भी प्रतीक हो, यानी कि 2 प्रतीक साथ में होने चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है? हमें ये देखना है कि यहाँ पर कितने साइन एक साथ आए हुए हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें शर्त फ़ॉलो करनी होती है। तो यहाँ पर देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक साइन, 2 साइन एक साथ मिल रहे हैं कि इस साइन के पहले संख्या है तो बिल्कुल ठीक। एक तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? एक, इसके बाद यहाँ पर और साइन देखो, 2 साइन यहाँ पर भी, लेकिन इनके इनके पहले भी साइन है तो ये नहीं बनेगा यहाँ पर। इसके अलावा और कोई साइन है? यहाँ पर नहीं है। एक साइन ये है यहाँ पर, ठीक है? इसके पहले संख्या है तो इसके पहले संख्या है, बिल्कुल ये भी बन जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा एक ये भी है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर भी है, ये भी बन जाएगा। और नहीं बनेगा कि ये 2 साइन हैं तो सही, लेकिन इनके पहले संख्या नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि ऐसे 3 प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पर बोला है कि सभी इंजीनियर बुद्धिमान होते हैं मतलब सभी इंजीनियर बुद्धिमान है, यही इस चीज़ की बात की गई है यहाँ पर। तो यानी कि ये सभी इंजीनियर हैं और सभी इंजीनियर बुद्धिमान होते हैं या बुद्धिमान हैं, ये बन जाएगा यहाँ पर। इसके बाद बोला है कुछ बुद्धिमान रचनात्मक होते हैं, तो कुछ बुद्धिमान रचनात्मक होते हैं, ये भी बन जाएगा यहाँ पर, ठीक? आगे बोला कोई भी रचनात्मक व्यक्ति सुस्त नहीं होता,
जो रचनात्मक व्यक्ति होता है वो सुस्त नहीं होता। ये बात तो वैसे भी ठीक ही है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा रचनात्मक, और ये कोई भी रचनात्मक, सॉरी ये सुस्त आ जाएगा यहाँ पर, रचनात्मक इधर है ना, तो ये सुस्त आ जाएगा कि कोई भी रचनात्मक व्यक्ति सुस्त नहीं होता, तो यहाँ पर ये इसका संबंध नहीं है कुछ भी। अब हमें इसके निष्कर्ष पर देखना है, निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं यहाँ पर। कुछ बुद्धिमान लोग सुस्त नहीं होते, ठीक है, इसको देखते हैं पहले। कुछ बुद्धिमान लोग सुस्त नहीं होते, तो देखो सुस्त नहीं होते रचनात्मक लोग, ठीक है, और कुछ बुद्धिमान रचनात्मक है यहाँ पर, ठीक। कुछ बुद्धिमान रचनात्मक में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ऐसे होंगे जो सुस्त नहीं होंगे, क्योंकि कुछ यहाँ पर दिया हुआ है ना कि कुछ रचनात्मक लोग सुस्त नहीं होते, तो इसका मतलब कुछ बुद्धिमान लोग भी सुस्त नहीं होंगे। ये बात ठीक है, तो इसका मतलब निष्कर्ष एक सही बोल रहा है ये, ठीक है, निष्कर्ष एक सही बोल रहा है इस बात को, तो निष्कर्ष एक निकल जाएगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, कुछ इंजीनियर रचनात्मक होते हैं क्या? होते हैं क्या? कुछ इंजीनियर रचनात्मक होते हैं क्या? कुछ इंजीनियर रचनात्मक होते हैं क्या? तो भाई कुछ इंजीनियर रचनात्मक तो है नहीं, ठीक है, कोई इसके बारे में बात पहले से ही नहीं की गई थी, तो कुछ इंजीनियर रचनात्मक नहीं हुए, ये है कि हो सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत यहाँ पर, ठीक है। अगर ये होता है कि कुछ इंजीनियर रचनात्मक हो सकते हैं तो हो तब ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर दिया है कि कुछ इंजीनियर रचनात्मक होते हैं, ये इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट बात कर दी, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। कुछ सुस्त लोग बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, तो कुछ ये इंडिया न्यूजीलैंड का मैच भी चल रहा है, तो कहीं-कहीं मैं मैच भी देख रहा हूँ, तो इस वजह से रुक जा रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि तीसरा इसमें निष्कर्ष है कि कुछ सुस्त लोग बुद्धिमान होते हैं। कुछ सुस्त लोग, ये सुस्त है यहाँ पर, बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बुद्धिमान होते हैं, क्या हो रहा है क्या ये? तो ये देखो, पहले पहले अगर कथन को देखते हैं कि कुछ बुद्धिमान लोग सुस्त नहीं होते, तो अगर ये निकल रहा है तो ये नहीं निकलना चाहिए। कुछ सुस्त लोग बुद्धिमान होते हैं, ये यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, तो इसमें जो कुछ बुद्धिमान लोग हैं, तो यहाँ पर कुछ सुस्त लोग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ सुस्त लोग नहीं हो सकते। ये इसका मतलब हुआ यहाँ पर कि कुछ बुद्धिमान लोग सुस्त नहीं होते हैं। इसका मतलब कुछ सुस्त लोग बुद्धिमान होते हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा। कुछ सुस्त लोग बुद्धिमान नहीं होते, ये हो जाता है इसका। यहाँ पर अगर ये बात दी होती कुछ सुस्त लोग बुद्धिमान नहीं होते, तब ये निष्कर्ष सही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला दिया हुआ है यहाँ पर, कोई भी इंजीनियर सुस्त नहीं होता। कोई भी इंजीनियर सुस्त नहीं होगा, ठीक है, कोई भी इंजीनियर सुस्त नहीं है, तो इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। बुद्धिमान से इसका था कनेक्शन, यानी कि इस आर का बुद्धिमान से रिश्ता था, इंजीनियर से नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इससे तो कोई बात की ही नहीं गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल एक निष्कर्ष निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक हो जाएगा सी, यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक निश्चित कोड भाषा में पिज्जा बेस क्वीन को DUSUQW के रूप में और पिग क्वीन वेब को इस तरह से लिखा जाता है, तो क्वीन का किसमें कोडबद्ध किया गया है? तो इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ पर पिज्जा लिखेंगे सबसे पहले, ये यहाँ पर पिज्जा लिखा जाएगा सबसे पहले, पिज्जा, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर बेस, पिज्जा बेस, उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर क्वीन, इसके बाद हम इसमें अगली संख्या लिख लेंगे, किसको कोड किया गया है, DUSU और यहाँ पर QW, ठीक है। अगला के यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है यहाँ पर पिग, क्वीन और वेव, ये 2 चीज़ यहाँ पर दी गई है, और इसमें दिया, इसको कोड किया गया है IC, FV और SU, ठीक है। इसमें बताना है क्वीन का किसमें कोडबद्ध किया गया है। यहाँ पर क्वीन देखना, तो क्वीन यहाँ पर 2 जगह, यहाँ पर है क्वीन और यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और कॉमन कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं देखूँगा, यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, मेरा SU कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्वीन का जो कोडबद्ध किया गया है, क्वीन को SU में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा, SU। आसान है वैसे ये तो, ठीक है, ये थोड़ा-सा काम तब करना पड़ता है, लिखना पड़ता है जब इसमें तीसरा और आ जाता है, तो यहाँ पर ये तो आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि रीना प्रारंभ में पूर्व दिशा की ओर देख रही है। तो यहाँ पर हम दिशा बना लेंगे, यहाँ पर ये मेरे सामने नॉर्थ है, तो इधर हो जाएगी ईस्ट, इधर हो जाएगी साउथ और ये वेस्ट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक। रीना प्रारंभ में
पूर्व दिशा की ओर देख रही है, यानी कि प्रारंभ में जो उसका मुख था वो इधर की तरफ था, ठीक है, वो यहाँ पर देख रही थी। अब वो क्या करती है, 270 डिग्री घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घूम जाती है, 270 डिग्री घूम जाती है क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर वामावर्त दिशा में घूमती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है वो 45 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद 180 डिग्री फिर से घड़ी की दिशा में घूमती है, यानी कि 180 डिग्री फिर से घड़ी की दिशा में घूम जाती है। यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर 8 7 15 और यहाँ पर आ जाएगा ये 450, 450 और केवल 45 यहाँ पर है ये। अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर तो इसमें कितना डिफरेंस है, 405 का, 405 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये 405 डिग्री और 405 डिग्री और टर्न की होगी, ठीक है, 405 डिग्री घूमी होगी। लेकिन किधर को घूमी होगी, तो यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर ये संख्या बड़ी है, यहाँ पर ये संख्या छोटी है, तो जो संख्या बड़ी होगी वो उसी तरफ को टर्न की होगी, यानी कि क्लॉकवाइज टर्न की होगी, वो 405 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न की होगी, यानी कि वो इस तरह से टर्न की होगी, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर थी मुझे 450 डिग्री घुमाना है, अगर वो इसको मैं वापस यहाँ लाऊंगा तो 360 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। इसको वापस से यहाँ घुमा करके लाऊंगा तो 360 डिग्री घूम जाएगी। 360 डिग्री में वो कितना और चाहिए अभी, 405 के लिए 45 डिग्री, यानी कि मुझे भी इसको 45 डिग्री घुमाना पड़ेगा। 405 घुमाने के लिए उसको 45 डिग्री और घुमाना पड़ेगा, ये यहाँ आने चाहिए, तो इसका मुंह जो होगा वो इधर की दिशा में इस तरफ होगा। तो इस तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी, साउथ ईस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि नीचे एक कथन दिया गया है, जिसके बाद एक और दो क्रमांक इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर ये कथन दिया हुआ है यहाँ पर ये, और यहाँ कारण बतानी है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, पहले कथन को पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पिछली सदी में पृथ्वी की औसत सतह के तापमान में असामान्य रूप से तेजी से हुई वृद्धि है। तो ये बात तो ठीक है, जो असामान्य रूप से तापमान में वृद्धि है पिछली सदी में, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, ठीक है। इसके बाद जो मुख्य रूप से लोगों द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों का कारण है, तो बिल्कुल ठीक है, ये बात सही कह रखी है इसमें, ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग में के तापमान में वृद्धि हुई है, पृथ्वी की औसत सतह में, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। कारण देखते हैं, कारण पहला क्या है इसमें, इसमें दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन को जलाकर बिजली और गर्मी पैदा करने से वैश्विक उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा पैदा होता है। जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन को जला करके बिजली और गर्मी पैदा करने से वैश्विक उत्सर्जन का बड़ा हिस्सा पैदा होता है, बिल्कुल ठीक है ये बात, ठीक है। कथन 2 कह रहा है कि वनों की कटाई वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करती है। वनों की कटाई से वैश्विक ग्रीन हाउस, यानी कि बिल्कुल ठीक है यहाँ पर ये बात भी, और उनमें से लगभग 25% के लिए जिम्मेदार है, लगभग 25% के लिए जिम्मेदार है, और ये कथन 2 भी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। दोनों कथन यहाँ पर संभावित कारण हैं इसके, यानी कि दोनों ये कारण जो है हो सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग इस वजह से भी बढ़ रही है। यहाँ पर जीवाश्म ईंधन को जला करके बिजली और गर्मी पैदा हो रही है, ठीक है, वैश्विक उत्सर्जन में बढ़ोतरी हो रही है, और वनों की कटाई से भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, 1 और 2 दोनों संभावित कारण हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये घटना एक बार हमारे साथ भी हो गई थी ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसमें, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। मेरे साथ मैं इस जगह पर किशोर नहीं हूँ, ठीक है। आप कभी सोच रहे हो मैं इस जगह पर किशोर हूँ, मैं इस जगह पर किशोर नहीं, बल्कि मैं उस जगह ड्यूटी थी हमारी, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है भीड़ किशोर पर। तो हमें कथन ए देखना है कि यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित कर देना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि भीड़ उसको दंडित करेगी, भीड़ को दंडित करने का तो कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। दबाव डलवा कर तो जुर्म कबूल करवा ही नहीं सकता कोई भी। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इसमें कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए। तो ठीक है, बिल्कुल ये एक पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो भीड़ को तितर-बितर कराए। पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। तो पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार के लिए बल का प्रयोग की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, कि बल का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सबसे बेटर हो जाएगा कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और किशोर को बचाना चाहिए, और साथ में भीड़ को वहाँ से हटा देना चाहिए, फिर अपनी निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए वहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका सी सही होगा यहाँ पर, सी। अगला क्वेश्चन ये है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे से संबंधित है यहाँ पर। तो यहाँ पर 64, 512, 169, तो यहाँ पर साफ-साफ कुछ-कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी की संख्या के वर्ग और घन है यहाँ पर ये। 64 जो है वो 8 का वर्ग है। 64 8 का वर्ग है। 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और ये 512 8 का घन है। 64 और 8 512 हो जाएगा। उसी प्रकार से 169 13 का वर्ग है। 13 का वर्ग है तो यहाँ पर 13 का घन आना चाहिए। यहाँ पर 13 का घन आना चाहिए तो 13 का घन क्या हो जाएगा? 13 का घन होता है 2197। 2197 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी ठीक होना चाहिए इसका। इसी तरह से ये 25 का यानी कि ये 25 जो है 15 का वर्ग है। 15 का वर्ग है और 15 का घन क्या है? 15 का घन 3375 है जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि एक निश्चित कोड भाषा में फ्यूज़ को 3517 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और सिंह को 2458 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में एस का क्या मान होगा? एस का कोड क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें एस एक बार है, यहाँ पर भी एस एक बार है और कोई संख्या इसमें कॉमन तो नहीं है और कोई अक्षर कॉमन है नहीं इसमें, ठीक है? एस के साथ और कोई संख्या कॉमन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई एक संख्या कॉमन होगी। जो कि यहाँ पर कौन-सी कॉमन है? यहाँ पर हो जाएगी ये 3 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 5 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, एक प्रतियोगी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय रीना ने देखा कि प्रवेश द्वार पर खड़ी उसकी छाया उसके बिल्कुल सामने गिर रही थी, जबकि समय सुबह 7 बजे का था। इस अवस्था में रीना का मुख किस दिशा की ओर है? तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हालाँकि इस तरह के क्वेश्चन अगर और आ जाते हैं थोड़े से घूम फिर के, थोड़ा-सा टफ हो जाता है तो फिर उसमें करने में दिक्कत होती है। लेकिन इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको आसान बनाने की कोशिश करूँगा। उसको मैं आसानी से बताने की कोशिश करूँगा, उसका आसान तरीका बताऊँगा मैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो सुबह का समय हो रहा है, अगर सुबह के समय अगर उसके बिल्कुल सामने गिर रही है, तो इसका मतलब वो पश्चिम की तरफ को देख रही है। ये तो बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, कोई इसमें सोचने की, कुछ की विचार करने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर केवल देखते ही आंसर हम लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका कि पश्चिम की तरफ को देख रही होगी डेफ़िनिटली वो। और इसको अगर करना चाहें तो करके भी देख सकते हैं यहाँ पर। कैसे करते हैं इन सवालों को यहाँ पर हमें यहाँ पर दिशा बना लेनी चाहिए। हमने यहाँ पर दिशा बना ली। यहाँ पर मेरा नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा ईस्ट आ जाएगा, इधर वेस्ट आ जाएगा, इधर साउथ आ जाएगा यहाँ पर। अगर सुबह का समय है तो जो परछाई आएगी वो इस तरफ को आएगी, इधर आएगी परछाई। और इसमें सवाल बोला कि रीना ने देखा कि प्रवेश द्वार पर खड़ी उसकी छाया उसके बिल्कुल सामने गिर रही है, उसके सामने गिर रही है तो उसका मुख भी इधर की ओर होगा। तभी तो सामने गिरेगी, अगर वो सुबह का समय है तो इधर को गिरेगी, अगर शाम का समय है तो फिर परछाई इधर की तरफ को होगी। ठीक है? तो इसका मतलब उसका मुख जो है इधर की तरफ है यानी कि वेस्ट की ओर है, पश्चिम की ओर है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर संख्या समूह में दी गई? यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये मतलब ये सीरीज़ दी हुई है, इस सीरीज़ में इसका मान बताना है। पहले मैंने बताया था सबसे पहले हमें संख्याओं को देखना चाहिए, इसमें संख्या देखना चाहिए, संख्याओं में क्या अंतर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 5 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी अगला 5 बढ़ा हुआ 27 होना चाहिए जो कि सभी में है। 27 तो सभी में है तो इसका मतलब अब यहाँ पे हमें अपना काम पूरा करना पड़ेगा। पूरा करने के लिए मैं क्या देखूँ, यहाँ पर ईएफआर है, तो मैं यहाँ पर ईएफआर देखता हूँ। यानी कि मैं केवल यहाँ पर क्यूआर आ रहा और यहाँ पर पीआर आ रहा, तो इसका मतलब मुझे तो 2 से ही आंसर मिल जाएगा मेरा यहाँ पर। तो मुझे ये करना पड़ेगा पूरा, ठीक है? तो यहाँ पर कैसे करूँगा मैं? यहाँ पर 5 है, ये 5 है, 6 है, 18 है। इसके बाद यहाँ पर 8 है, 9 है और 21 है। इसके बाद 11 है, 12 है और यहाँ पर 24 है। यहाँ पर अब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 3 बढ़ रहा, यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है, यानी कि 3-3 की वृद्धि होती जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी 3 की वृद्धि हो रही होगी, यानी कि 3 14 है तो 3 17 आ गया होगा यहाँ पर। यहाँ पर 15 है तो 18 आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 18 आना चाहिए, आर में है, यानी कि यहाँ पर तो कोई सा नहीं होगा, इन दोनों में से बचा हुआ है। ये 1 है तो यहाँ पर 3 की वृद्धि यानी कि 4 आना चाहिए, 4 की जगह डी आना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आसान है, कर लेंगे, कोई दिक्कत करने में इस सवाल को। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूआरडी 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित संख्याओं में, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर 29, 33, 41, 53 इस तरह से दिया हुआ था, यानी कि कुछ संख्या इसमें जुड़ रही है यहाँ पर। जुड़ रही है तो 33, 41, 53
और यहाँ पर x आ जाएगा 89, यहाँ तक ही देख लेंगे बस, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर कितना जुड़ रहा है भाई, यहाँ पर जुड़ रहा है 4 और यहाँ पर तो 41 था, ठीक है 41 है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, ये यहाँ पर जुड़ रहा है 7 और 1 8 जुड़ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 12 जुड़ रहा है। तो यानी कि 4 8 12 यानी 4 4 के अंतर से बढ़ रहा है यहाँ पर ये। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये 4 4 के अंतर से बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 यानी कि 16 जोड़ूँगा। इसमें अगर मैं यहाँ पर 16 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर ये 69 आएगा। अगर यहाँ पर 16 है तो मैं यहाँ पर 18 जोड़ना पड़ेगा, कि 18 जोड़ने के बाद 16 और यहाँ पर सॉरी 20 जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर 20 जोड़ना पड़ेगा। तो 20 जोड़ने पर 89 आ रहा है, कि बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसका मतलब 69 मेरा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है 25वां। इसमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने पहले इससे किसी प्रैक्टिस सेट में बताया, पहले दूसरे तीसरे में किस तरह से करते हैं। यहाँ पर ये संख्याएं गिनेंगे, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, ये 1 2 3 4 4 दूनी 8 यहाँ हो जाएंगे, 8 8 दूनी 16 8 या 24 24 तो यही हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है भाई 24 तो ये हो जाएंगे। इसके अलावा भी और कहीं त्रिभुज बनने हैं क्या, तो इसके अलावा इनमें कुछ संबंध दिख रहा है क्या, मुझे साफ दिखाई दे गया यहाँ पर। ये तो बन रहा है, ठीक है, ये तो मैंने गिन लिया है ऊपर वाला ये, लेकिन मैंने इसको नहीं गिना, ठीक है, मैंने इसको नहीं गिना। यहाँ से ये बनेगा और ये बनेगा एक यहाँ पर ये, ठीक है। इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ। तो यहाँ पर एक मेरा ये बनेगा, ये वाला बनेगा। इसके अलावा एक ये वाला बनेगा, ठीक। उसी तरह से ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और इसी तरह से एक ये वाला भी बनेगा। इसके अलावा और कहीं कुछ बन रहा है क्या, और कहीं कुछ बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि इसमें 4 और जुड़ेंगे, 2 ऊपर के 2 नीचे के, यानी कि इसमें 4 और जुड़ेंगे। यानी कि इसका 28 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। कर लेंगे यार आसानी से। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि पी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ गुणा है, तो ठीक है भाई, बता दें कि पी का अर्थ भाग है और क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ प्लस है और एस का अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित में से परिणाम 182 होगा, किसका होगा यहाँ पर परिणाम 182। तो मैंने बताया था सबसे पहले, चाहे मेरा बन रहा हो या ना बन रहा हो, मुझे एक बार भाग को देखना है। एक बार भाग को देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि अगर पी का अर्थ भाग है तो मैं पी का अर्थ अगर भाग यहाँ पर रखूँ तो ये मेरा हो सकता है, ठीक। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर तो ये भी हो सकता है मेरा। यहाँ पर अगर मैं पी की जगह यहाँ पर रख के देखता हूँ तो 48 से कट रहा है क्या, ये बिल्कुल नहीं कट रहा, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता। बहुत चांसेस कम है कि ये हो जाए यहाँ पर, ठीक है। अगला देखता हूँ, यहाँ पर पी यहाँ पर है तो 112 से 16 नहीं कट सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेरे पास केवल 2 ऑप्शन बनने में 2 को चेक करके देख लूँगा बस, ठीक है। ये इसलिए भी बता रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं, आदत होती है सभी की, हालाँकि मेरी भी पहले कभी आदत थी इस तरह की, कि ऐसे क्वेश्चनों को हमें ऐसा लगता था कि पहला ऑप्शन में नहीं रखेंगे वो या तो लास्ट का रखेंगे या फिर तीसरा रखेंगे। तो हम सबसे पहले लास्ट में ही पहुँच जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले 96 को चेक करके देखूँ, फिर इसको चेक करके देखूँ, इसको चेक करके देखूँ, ऐसा नहीं करना, पहले इनको काट देना। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 2 में से किसी को भी चेक कर लो, समय बचेगा कहीं न कहीं, कहीं न कहीं तो समय बचेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें रख के देख लेता हूँ, पी का अर्थ भाग है यानी कि 96 का अर्थ है, इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ 16 और एस का मान कितना है, एस का मतलब है माइनस 112 और आर का मतलब है प्लस 48 और क्यू का अर्थ है गुणा 6। इसको देखता हूँ तो 182 आ रहा है क्या यहाँ पर, ये 16 छंग 96 आ जाएगा, 6 माइनस का 112 और ये प्लस का यहाँ पर 6 अट्ठे 48 का 8 आ जाएगा और 6 चौक 24 और 4 यहाँ पर 288 आ जाएगा। 288 में से 112 आ जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा 6 7 176 बचेगा, ठीक है। 176 यहाँ पर बच रहा है, ठीक है भाई 176 बच रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जब माइनस का तो अब तो यहाँ पर ये 6 तो प्लस का है यहाँ पर, ठीक है, प्लस में बन जाएगा तो इसमें जोड़ूंगा तो 100 ये आ जाएगा 6 6 12 182 बन रहा है यहाँ पर, ये 182 बन रहा है। तो इसका मतलब मुझे 182 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा मेरा। हालांकि यहाँ पर पहले रख दिया है उन्होंने, लेकिन बहुत सौ की आदत होती है ना ऊपर नीचे से चेक करने की, तो हमें ये तरीका एक बार अप्लाई करना चाहिए पहले। तो इसका आंसर ए ही ठीक हो जाएगा, हमें यही मिल गया है ये। अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें बता रहा है कि सही शब्दों को उसमें कैसे दिखाई देंगे, किस तरह से यहाँ पर। तो यू को काट देंगे, फिर एन को काटेंगे, इसमें और कुछ भी नहीं कटने वाला है, यहाँ पर डी तो कट रहा है और एफ कट रहा है। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, तो यहाँ पर डी पहले आएंगे सारे। ये तो इन तीनों में से कोई से पहले होंगे तीनों, ऊपर वाले को भी चेक नहीं करेंगे, इन तीनों में से चेक करेंगे केवल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए मेरा, यहाँ पर ये आना चाहिए, यानी कि आर एस टी, यानी कि 5 6 4 आना चाहिए, 5 6 4 आना चाहिए, 2 ऑप्शन में है। ये वाले खत्म हो जाएंगे, 5 6 4 3 में है बल्कि, ठीक है, 5 6 4 खत्म हो जाएंगे यहाँ पर।
अब 5 6 4 ये आ गए, अब इनमें से चेक करूँगा मैं। इनमें से चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा एफ ई यानी कि 3 आएगा इसके बाद, 3 आएगा, 3 2 ऑप्शन में है यहाँ पर 4 के बाद, ठीक है? तो मुझे 2 को और 1 को चेक करना पड़ेगा। कुल मिला के मुझे यहाँ पर सभी चेक करने पड़ गए। तो मुझे पहला और दूसरा चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कौन-सा पहले आएगा। तो यहाँ पर आई पहले आएगा यानी कि 1 पहले आएगा यहाँ पर। एम से पहला आई आएगा तो 1 पहला आएगा, तो 1 किसमें है? यहाँ पर है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये है कि इस प्रश्न में 2 कथनों के बाद विकल्प के रूप में विचार निष्कर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये कथन दिए हुए हैं, ये 2 कथन दिए हुए हैं। ये कथन तो एक ही मानना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, इसमें बताना है कि कौन-सा सही है। पहले अगर मैं ये ऑप्शन ए को देखता हूँ कि वी बड़ा है पी से, तो यहाँ पर पी यहाँ है और वी यहाँ है। तो इसके साथ संबंध कहाँ से निकलेगा? एस के साथ निकलेगा। एस को मैं इस एस को और वी के दोनों को संबंधित यहाँ बना दूँगा। इन दोनों का संबंध मैं यहाँ रख दूँगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर इस तरह से रखा जाएगा वी, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों में विरोधाभास हो गया, यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है। तो यहाँ पर विरोधाभास है और यहाँ पर हो नहीं सकता फिर ये हो नहीं सकता कभी भी, ठीक है? बी को देखता हूँ, डब्ल्यू बड़ा है क्यू से। डब्ल्यू बड़ा है क्यू से, क्यू का संबंध कहाँ से निकलेगा? क्यू का निकलेगा यहाँ पर एस के साथ निकलेगा यहाँ पर, ठीक है? डब्ल्यू का जो है निकलेगा वो एस के साथ निकलेगा। तो मैं इसको इस तरह से रख सकता हूँ, वी और ये इस तरह से रख सकता हूँ इसको भी। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर यहाँ पर भी विरोधाभास बन चुका है, तो ये भी नहीं होगा मेरा, ये उल्टा हो गया इधर से, ठीक है? पी और टी को देखता हूँ यहाँ पर, पी और टी को कहाँ से निकलेगा? पी यानी कि यहाँ ये भी यहीं से निकल जाएगा, इसको मैं यहाँ पर रख के देखता हूँ, यानी कि एस के साथ रख कर देखता हूँ टी को, तो ये मेरा इस तरह से बनेगा, ठीक है? इस तरह से बनेगा यहाँ पर, इसी तरह से है। तो क्या यहाँ पर टी पी से बड़ा है? पी जो है क्यू के बराबर हो सकता है, लेकिन क्यू इससे बड़ा है। क्यू इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब पी से बड़ा तो होगा टी। तो इसका मतलब सी मेरा ठीक हो जाएगा। मुझे आर चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, मेरा यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि एक निश्चित कोड भाषा में पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो इस तरह से ये दिया हुआ है, इसमें संबंध बता रहा है के का आर से संबंध बताना है इसमें। एम भाग एन का मतलब है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है यहाँ पर दिया हुआ, तो इसका मतलब एम जो है एन का भाई है। यहाँ पर जो एम है वो एन का भाई है, यानी कि एम का मुझे पता है कि एम जो है मेल है, एन का नहीं पता मेल है या फीमेल है, वो आगे पता लगेगा। एन गुणा ओ का मतलब है यहाँ पर पी क्यू की पत्नी है, यानी कि एन पत्नी है ओ की, यानी कि ये पत्नी है किसकी? ओ की। ये ओ की पत्नी है, ओ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पता लग रहा है ये पत्नी है, तो जाहिर सी बात है तो पति होगा इसका। ओ प्लस के का मतलब है ओ के का पिता है, ओ के का पिता है, ठीक है? तो यहाँ पर ओ जो है वो के का पिता है, तो के नीचे आएगा यहाँ पर। के का पिता है, के बारे में नहीं पता है के क्या है। के एल का मतलब है यहाँ पर, के एल का मतलब है पी क्यू की पत्नी है, यानी कि के जो है पत्नी है एल की, यानी कि ये एल की पत्नी है, ये एल की पत्नी है। एल प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पर पता लग गया। अब एल माइनस आर का मतलब है पी क्यू का बेटा है, यानी कि एल जो है वो बेटा है आर का, एल बेटा है आर का। आर के बारे में नहीं पता कि ये इसकी माँ है या पिता है। यहाँ पर इतनी चीजें यहाँ पर पता लग रही हैं, इसके अलावा भी और इसमें कुछ पता नहीं लग रहा है यहाँ पर। अब सवाल में देखते हैं कि के का आर से क्या संबंध है। के का आर से क्या संबंध है? ये के पत्नी है एल की, यानी कि आर जो है इसके पति की माँ है, ठीक है? के पति की माँ है, या के जो है वो आर के बेटे की पत्नी है, ठीक है? तो दोनों दो संबंध निकलने, लेकिन हमें ऑप्शन में देखना है, यहाँ पर के का संबंध बताना है, पर के का आर से बताना है, ठीक है? तो के का आर से क्या संबंध होगा? के जो है वो बेटे की पत्नी है आर के, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, के बेटे की पत्नी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक पासे के अलग अलग फल को 6 संख्याएं दी गई इस तरह से, ये यहाँ पर बताना आसान क्वेश्चन होते हैं ये, तो इनको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ये दोनों यहाँ पर कॉमन है, तो 5 9 8 और इसको घुमा देंगे 5 7 2 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह से घुमा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर किसके विपरीत पूछा है? 5 के पूछा है। यहाँ पर इसमें कौन सी संख्याएं दी गई हैं? ये देखो, ना तो 9 हो सकता है इसके विपरीत, ना 8 हो सकता,
यहाँ पर ना तो 8 हो सकता, 9 हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, यानी कि 3 इसके विपरीत बचेगा। यहाँ पर 3 बचेगा, इसके विपरीत में कौन है? 3 है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर क्यू का पुत्र है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर ये। इसमें दिया है कि आर क्यू का पुत्र है, एक क्यू है यहाँ पर और इसका पुत्र हो जाएगा यहाँ पर आर। ठीक, आगे और आगे बढ़ते हैं। एम बी का भाई है, एम बी का भाई है, इनसे कोई संबंध नहीं। एम बी का भाई है जो क्यू की पुत्री है, एम बी का भाई है, यानी कि एम तो भाई है जो बी की, एम बी का भाई है जो क्यू की पुत्री है, यानी कि जो बी है ना वो क्यू की पुत्री है। यहाँ पर बी जो है क्यू की पुत्री है, तो ये बी क्यू की पुत्री हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आर की बहन हो जाएगी और एम बी का भाई है यहाँ पर, एम बी का भाई हो जाएगा, यानी कि एम यहाँ पर भाई हो जाएगा। ठीक, आगे बोला है जो क्यू की पुत्री है और पी की माता है। ठीक है, पी का भाई है जो क्यू की पुत्री है, इसका मतलब पी की माता कौन है? वो बी है। ठीक है, बी जो है वो किसकी? पी की माता है। यहाँ पर पी के बारे में नहीं पता कि क्या है, लेकिन हालांकि एम और आर के बारे में पूछा था तो हमारा पहली इसी लाइन से यहाँ पर आंसर आ जाता है। यहाँ पर तो यहाँ पर एम और आर का संबंध पूछा है, एम और आर दोनों भाई हैं। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है ये भाई हैं, ये बहन है, ये इसकी बहन बीच में इनकी है, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें बताना है कि इसके विपरीत कौन सा आएगा। तो इसमें मैंने बताया था कि ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ये वाले, ये इसके अपोजिट होते हैं, ये वाला जो है जो यहाँ पर बनेगा ये इसके अपोजिट हो जाएगा और ये इसके अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर। तो किसके पूछा है? इस वाले के पूछा है, इस वाले के। इस वाले के कौन अपोजिट है? इस वाले के अपोजिट है यहाँ पर ये भाग का निशान जो है ये। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 7 व्यक्ति हैं आई जे के एल एम एन, वो एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर मैं 2 पंक्तियां बना लूंगा, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये 6 आ जाएगा और एक 7 यहाँ पर आ गई। एक और बना दूंगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा यहाँ पर। अब दोनों तरफ बिठाता चला जाऊंगा। यहाँ पर बोला है कि केवल जे ओ के बाईं ओर बैठा है, केवल जे जो है वो ए के ओ के बाईं ओर बैठा है, यानी कि इसके बाईं ओर और कोई नहीं है ओ के। ठीक है, केवल ओ के जो बाईं ओर है, जे जो है केवल ओ के बाईं ओर है, इसके अलावा ओ के बाईं ओर कोई नहीं है। जे और आई के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। जे पहली बात तो ये उत्तर दिशा मैंने ऊपर मान रखी है। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसको कर रहा था तो ऊपर मैंने उत्तर दिशा मानी हुई और ऊपर की दिशा उत्तर की तरफ मुंह किए हुए हैं, तो मैं भी इन्हीं के साथ उत्तर की ओर मुंह किए बैठा हूँ, तो इसलिए मैंने अपना दायां बायां अपना ही मान लिया यहाँ पर। तो केवल जे यहाँ पर बैठ गया है। अब बोला कि जे और आई के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो जे और आई के बीच केवल 4 व्यक्ति होंगे, तो इसका मतलब आई जो होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, आई यहाँ पर होगा, 1 2 3 4 व्यक्ति हैं इसके बीच में, तो आई यहाँ पर बैठा देंगे आई को। ठीक, इसके बाद आगे बोला है कि एम और एन के बीच केवल के बैठा है, एम और एन के बीच केवल के बैठा है, यानी कि के का स्थान तो ये तो कंफर्म है यहाँ पर। एम के स्थान इन दोनों में से कोई से है, एम का या ये हो सकता है, एम का या ये हो सकता है, एन का ये हो सकता है या एन का ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बैठ तो सभी रहे हैं लेकिन आगे बढ़ते हैं। एम आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर एम जो है वो आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली जो लास्ट दूसरी बननी थी ये गलत हो जाएगी। ठीक, ये गलत हो जाएगी, तो बचा कौन? बचा यहाँ पर जे, जे नहीं एल, एल बचा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एल बचा, तो एल को यहाँ पर रख देंगे। बोला है पंक्ति के दाईं छोर पर कौन बैठा है? दाईं छोर पर एल ही बैठा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कर लेंगे इस तरह से। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर 35वां। यस, ये भी इसी तरह से है, इसमें भी हम 2 पंक्तियां बनाएंगे। इसमें ये 7 बक्से रखे हुए हैं इस तरह से, कितने हो गए? 5 6 और 7। ठीक है, 7 ही यहाँ पर बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 बना देंगे एक साथ, कोई दिक्कत, पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में। यहाँ पर देखते हैं एफ के ऊपर केवल ए रखा गया है, एफ के ऊपर केवल ए रखा गया है, यानी कि इनके ऊपर एफ के ऊपर और कोई नहीं है इसके अलावा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है एफ और डी के बीच केवल सी को रखा गया है, एफ और डी के बीच केवल सी को रखा गया है, डी का स्थान भी कंफर्म है यहाँ पर। ई के नीचे केवल बी को रखा गया है, ई के नीचे केवल बी को और रखा गया है, इसका मतलब बी सबसे नीचे होगा, बी और ई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ई यहाँ पर आ जाएगा।
तो यहाँ पर तो इसमें एक की यहाँ पर अब 2 स्थान रह गए। यहाँ पर आगे कुछ लिखा है कि ई और एफ के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं। ई के नीचे केवल बी को रखा गया है। इसमें कुछ छूट रहा है क्या यहाँ पर? एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको, लेकिन जो एफ के ऊपर केवल ए रखा गया है, ठीक है, रख दिया। एफ और डी के बीच केवल सी को रखा गया है। एफ और डी के, हाँ ठीक है, सी छूट गया था यहाँ पर, ये ठीक है, ये सी छूट गया था यहाँ पर, केवल सी को रखा गया। तो यहाँ पर केवल एक से ही बैठ जाता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एक से ही बैठ जाता है यहाँ पर। ये सी छूट गया था, मुझे रखना था यहाँ पर। यहाँ पर ए और अब जो बचा हुआ वो यहाँ आ जाएगा। बचा हुआ कौन है यहाँ पर? बचा हुआ जी है, ठीक है, जी आ जाएगा यहाँ पर बचा हुआ, यानी कि दोनों बैठ गए, एक से ही बैठ जाता है। इसका मतलब ये दूसरी की जरूरत पड़ती नहीं, आसान था। तो ई और एफ के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं? तो ई और एफ के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है, 3 बॉक्स रखे हैं, सी डी एच। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 3 बॉक्स बीच में रखे गए हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को और आंसर का जवाब दे देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, पहले कारण देखता हूँ, कारण में क्या दिया हुआ है। कारण में दिया हुआ है कि V%L, इसका मतलब बताना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक चीज और देखनी होती है, जो पीछे 2 प्रैक्टिस सेट निकले हैं उसमें एक बात बताने में भूल गया था यहाँ पर, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे आता रहेगा मैं बताता रहूंगा, ठीक है, सब ध्यान आता रहेगा, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सवालों में करने की वो मैं बताता रहूंगा बीच बीच में। यहाँ पर कारण देखते हैं। कारण में दिया हुआ है कि V%L, तो क्या एल के बारे में यहाँ कोई जिक्र किया गया है क्या? या यहाँ पर अभी कथन में या इसमें कोई जिक्र किया गया है एल के बारे में? वी के बारे में तो चलो यहाँ पर किया गया है, लेकिन एल के बारे में कोई भी जिक्र है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कारण कभी नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि एल के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर देख लो, डब्ल्यू का जिक्र है यहाँ पर, डब्ल्यू का है यहाँ पर जिक्र। टी का जिक्र है कि यहाँ पर? टी का भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, टी भी कहीं पर इसमें टी का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि न तो कथन, न तो अभिकथन के पीछे न तो ए कारण है, न ही बी कारण है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इस तरह से सवाल को कर देंगे। तो इसमें ये भी देखना है एक बार, ठीक है, एक बार पहले कारण भी देखना है हमें, ठीक है। बना सकते हैं जैसे जिस तरह से बना रहे थे, लेकिन यहाँ बनाने की आवश्यकता कुछ है ही नहीं यहाँ पर बनाने की, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब बीच में अगर आगे कुछ तरह क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा बनाने का तो बनाएंगे उसको। अगला क्वेश्चन ये है कि कक्षा में छात्र हैं, लड़के 40% है और लड़के 60% है। भाई 105 है टोटल, टोटल 105 है, जिसमें से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 2:3 के अनुपात में है। ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है, ये गर्ल्स हैं 2:3 के अनुपात में, यानी कि 5 का मान 21 आ जाएगा और लड़के हो जाएंगे 21 दूनी 42 और 21 तिया 63, ठीक है। आराम से बैठा सकते हैं लड़की और लड़कियों को यहाँ पर। ये लड़के लड़के आ गए यहाँ पर। शिवानी ऊपर से 30वें स्थान पर है, ऊपर से 30वें स्थान पर है शिवानी, यानी कि शिवानी कहीं यहाँ पर है, ये 30वें स्थान पर है शिवानी, यहाँ से ऊपर से बोला है कि उससे 20 लड़के आगे हैं, 20 लड़के इसके बीच में है, यहाँ पर 20 लड़के यहाँ पर है, यानी कि इससे ऊपर को जो है 20 लड़के आगे इससे ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 लड़के अगर यहाँ हैं और ये जो है शिवानी 21वीं लड़की है, शिवानी तक जो है 21 लड़के हैं, इससे आगे कितनी लड़की होंगी? 21 में 63 में से घटा देंगे तो 42 लड़के इससे आगे हैं बस। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, क्योंकि लड़के और लड़कियों के बारे में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बात समझ में आ गई होगी। 20 लड़के इससे पीछे हैं, यानी कि इसके ऊपर है, 20 लड़के इससे आगे हैं। 21वीं खुद हो रही है ये शिवानी, 21वीं लड़की है ये। बोला है इससे आगे कितनी लड़के हैं? टोटल 63 है, तो भाई 21 घटा देंगे 42 बची, इसके आगे जो है 42 लड़कियां होंगी। आगे क्वेश्चन ये है, दर्पण इस तरह से रखा हुआ है, पी के ऊपर रखा जाता है, तो आकृति का सही प्रतिबिंब बताना है यहाँ पर। तो इसका मतलब एक्स डब्ल्यू इसमें से होगा, यानी कि ये एक्स डब्ल्यू जो है इधर की तरफ आ जाएगा, ना तो एक्स चेंज होगा ना डब्ल्यू चेंज होगा, तो यानी कि ये गलत हो जाएंगे यहाँ। तो ये तो आंसर होंगे नहीं, या तो ये होगा या ये होगा यहाँ पर। इसका मतलब ये डब्ल्यू जो है ये नीचे को बन रहा है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल इसमें एक ही ठीक बैठ दिख रहा है यहाँ पर, कुछ और देखने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इस तरह से ये बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बहुत आसान है ये तो। अगला क्वेश्चन ये है, एक निश्चित तरीके से 7a का संबंध 6b से है। भाई 7a का संबंध जो है वो 6b से है, ठीक है। आगे बोला है 5c का संबंध जो है 4d से है। तो इसी तरह से 3e का संबंध किससे होगा? तो यहाँ से संख्या में देखें तो एक कम हो रहा है और यहाँ पर एक जुड़ रहा है, यहाँ पर एक कम हो रहा है, यहाँ पर एक जुड़ रहा है, यहाँ पर एक कम हो रहा है, यहाँ पर एक जुड़ रहा है, ठीक है। 2d आ जाएगा। कुछ है इसमें सवाल में? कुछ है? कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ई एफ, जुड़ रहा है ना यहाँ पर, तो इसका आ जाएगा ई एफ। यहाँ पर मैंने घटा दिया, यहाँ पर ये जुड़ रहे थे, यहाँ मैं जोड़ रहा था, मैं तो 7 से ये घट रहा था, मैंने इसमें भी घटा दिया था यहाँ पर, सॉरी। ये इसमें क्या कर रहा था, ये इसमें से घट रहा था और ये जुड़ रहा था,
संख्या में इसमें अक्षरों में जुड़ रहा है और संख्या में घट रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जोड़ना था और इसमें घटाना था, ये घटा दिया मैंने, 3 में से 1 घटा दिया और इसमें को 1 जोड़ दिया, यानी कि 2f हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है इसमें। अगला क्वेश्चन यह है कि उस विकल्प का चयन करना है जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी कि यह आकृति इसमें किसमें होगी यहाँ पर। तो पहले इस वाली इसको देखते हैं, ये जो तरंग है ना इसको देखते हैं। तो यहाँ पर तो तरंग नहीं बन रही, यहाँ पर इस तरंग को देखें तो यहाँ पर तो ये भी नहीं है, यहाँ पर इसको देखते हैं, ये भी नहीं बन रही यहाँ पर, ये ठीक है। ये यहाँ पर बन सकती है, हल्की सी दिखाई दे रही है लेकिन है नहीं यहाँ पर ये, ठीक है। ये बन रहा है कि यहाँ पर, ये नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये नहीं बन रहा है क्योंकि ये नहीं बन रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो ये इसको देखते हैं यहाँ पर, और इसमें देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ से शुरू होती है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना होता है इसको, कुछ 2 आकृति इसमें एक जैसी होती है यहाँ पर, तो उसको देखना होता है, तो इसका डी हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट था।